रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसको समझते हैं। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है या कोई बॉडी जब रोटेट करती है किसी भी अक्ष के अबाउट, तो या कोई बॉडी कोई लुढ़कती है तो उसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किसी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कोई बॉडी है और ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। मान लिया कोई ये बॉडी है और इसको हम ऐसे एक स्थिर अक्ष के परितः बिल्कुल रोटेट कराने के लिए ये फ्री है। मान लेते हैं कि इसका एक पार्टिकल यहाँ पर ये m1 है, इसका दूसरा पार्टिकल यहाँ पर ये m1 है, m2 है और ये पार्टिकल एक यहाँ पर m3 है। क्योंकि कोई भी बॉडी हो तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मान ले 3 पार्टिकल इसके हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और इसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो मान लिया r1 है, इसकी मान लिया घूर्णन अक्ष से दूरी r2 है और इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लिया r3 यहाँ पर ये है। तो हम इस बॉडी, जब ये बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमती है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसका यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल की बात करें, एक सिंगल पार्टिकल की बात करें और ये अगर बॉडी रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा, यानी कि इसके अंदर वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर एक सिंगल पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक सिंगल पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, मान लिया इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, k3 है। तो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, k1 यहाँ पर क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ये हमने पढ़ते हैं, पहले से ही पढ़ते आए हैं। या पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो 1 कर सकते हैं। यहाँ पर पहले पार्टिकल का द्रव्यमान m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है। ये तब है जब पार्टिकल एक लीनियर मोशन में होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा इसको रोटेट कराएं तो ये एक यहाँ से चाप लगाएगा, तो चाप एक मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस और चलेगा, तो वो थोड़ा सा चाप एक लीनियर मोशन की तरह काम करता है, तो उसको लीनियर मोशन मान सकते हैं। लेकिन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, या हम कहें कि लीनियर के जो मोशन है और एंगुलर मोशन है उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक होता है v बराबर r ओमेगा। ये एक तरीके से रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 m1 ऐसी रखेंगे और v1 की जगह रख सकते हैं r1 ओमेगा और ये ऊपर स्क्वायर है। हम इसमें ω1 नहीं करेंगे। ω1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी रोटेशनल मोशन होती है तो सभी पार्टिकल के जो कोणीय वेग हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी है, समान होती है, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड करता है, थीटा पे। क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है dθ/dt और थीटा सभी पार्टिकल के लिए एक जैसा होगा। तो जब हम देखते हैं कि थीटा सभी का एक जैसा है तो वहां पर उनके कोणीय वेग भी एक जैसे होंगे। ठीक, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 r1² और ω²। अब ये m1 r1² ये क्या चीज है, ये है जड़त्व आघूर्ण, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है mr²। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मास और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसका जड़त्वाघूर्ण हम कहते हैं।
ये वाला इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर, ये K1 आया। दिस इज द, क्योंकि अब एंगुलर वेलोसिटी आ गई है तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अब कहना हम शुरू कर देंगे। तो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए, चौथे पार्टिकल के लिए, पांचवें, जितने भी इसमें पार्टिकल हैं सबकी हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लिख सकते हैं सिमिलरली K2 इज इक्वल टू, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सेकंड, क्या होगी वो I2 और ओमेगा स्क्वायर। K3 लिख सकते हैं 1/2 I3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से तो हम उसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि K1 प्लस K2 प्लस K3, या हम कहें कि 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया उसका कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या लिख सकते हैं इसकी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर K। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी की आ गया। ये है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन यहाँ पर करना था, क्योंकि ये एनर्जी है अपने आप में, तो उसकी जो यूनिट होगी, जो इसका मात्रक होगा, वो क्या होगा, एनर्जी का जूल ही होगा, क्योंकि एनर्जी है ये, जूल इसका मात्रक होगा। और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होगा mL2T-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जो भी एनर्जी का होता है वही इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुई। इसके बाद जो हमें अगला डेरिवेशन करना है वो है कि एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इससे, जो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। तो इसकी और इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि यहाँ पर जो मास, लीनियर मोशन में जो मास काम करता है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। ये समानता है, रेखीय गति में और कोणीय गति में समानता है, या रेखीय गति के जो फॉर्मूले हैं कोणीय गति के फॉर्मूले में समानता है। क्या कि जो रेखीय गति में मास काम करता है वो कोणीय गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। जो रेखीय गति में वेलोसिटी काम करती है वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी काम करती है। तो इसके रेखीय गति के फॉर्मूले और कोणीय गति के जो फॉर्मूले हैं वे लगभग समानता दिखाते हैं। तो ये उनके कंपैरिजन हुआ। अब देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हम किसको कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग इसको हिंदी में बोलते हैं। जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो क्या होता था, चलिए वहां से, जो एंगुलर मोमेंटम उसमें भी होता था एक तरीके से, जो एंगुलर मोमेंटम है L होता है, ये L बराबर होता है मोमेंटम इंटू R, या हम कहें कि mvr। दिस इज द लीनियर मोमेंटम, ये है, ये तो लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का। मान लिया एक बॉडी यही है, इसकी बात करते हैं कि पार्टिकल, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो हम L1 कह सकते हैं। द्रव्यमान ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सबको 1 कर सकते हैं। दिस इज द लीनियर या एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। यहां से फिर वही फॉर्मूला V बराबर R ओमेगा, यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये m1 और यहाँ पर R1 ओमेगा, क्योंकि कोणीय वेग सभी पार्टिकल के लिए एक जैसे होते हैं तो इसमें 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये होगा, ये हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 1, तो यहाँ लिख सकते हैं I1 ओमेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली फॉर पार्टिकल 2, दूसरे पार्टिकल के लिए L2 लिख सकते हैं कि I2 ओमेगा। ऐसे तीसरे पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं I3 ओमेगा, और ऐसे ही जो बहुत सारे पार्टिकल या n पार्टिकल हो उनके लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इन सबको जोड़ दो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस में L3 इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो L यहाँ पर आएगा L दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं I ओमेगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर I क्या है, I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से ये। तो ये है एंगुलर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता था, P इज इक्वल टू mv। ये रेखीय संवेग होता था जब गति कैसी हो, रेखीय हो। लेकिन जब गति घूर्णन हो तो फिर ये वाला एंगुलर मोमेंटम काम करता है। और इन दोनों में भी समानता है कि जो रेखीय गति में मास काम करता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर उसमें काम करता है, और जो वेलोसिटी रेखीय गति में काम करती है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी काम करती है। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन के बारे में। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना होता है, एक करना है यहाँ पर ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L कहते हैं एंड टॉर्क जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो L और टाउ में क्या रिलेशन है, इससे पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो टॉर्क किसको कहते हैं, बलाघूर्ण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम हम किसको कहते हैं वो भी हमने देखा। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है वो हम इसको अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कोणीय त्वरण है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है यहाँ पर बलाघूर्ण जिसको टॉर्क हम बोलते हैं, ये है। या यहाँ से इसको लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू आई डी ओमेगा ओवर डी टी। ये त्वरण का एंगुलर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका यह फॉर्मूला यहाँ पर यह होता है। अभी हमने देखा सिंस L इक्वल टू आई ओमेगा, अभी हमने ड्राइव किया ये वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि एक बार डेरिवेट करेंगे d, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पर, और dl अपॉन dt इज इक्वल टू आई डी ओमेगा अपॉन dt। तो इसको एक बार यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक तरीके से इसका एक तरीके से अवकलन कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये वाली इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करें तो ये वाली साइड दोनों में बराबर है, तो लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, तो लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर दो तो वो टॉर्क के बराबर हो जाता है। जैसे रेखीय गति में होता है फोर्स बराबर डी पी अपॉन डी टी, ये न्यूटन का सेकंड का नियम है। बल बराबर क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो इसकी कंपैरिजन जब इससे करेंगे, ये किस में है, जब गति कैसी हो, रोटेशनल मोशन हो, घूर्णन गति हो, तो घूर्णन गति में टॉ बराबर डी एल अपॉन डी टी होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। और लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो जो काम लीनियर मोशन के अंदर फोर्स काम करता है वो एंगुलर मोशन के अंदर टॉर्क काम करता है, या जो यहाँ पर P काम करता है रेखीय संवेग होता है, तो यहाँ पर कोणीय संवेग काम करता है। तो ये समानता है किसके फॉर्मूले में, रेखीय फॉर्मूले में, रेखीय गति के फॉर्मूले में और कोणीय गति के फॉर्मूले में, जो हम हर बार उसको दिखाते आ रहे हैं। इसके बाद एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण का क्या नियम है, पूछे जाते हैं ये जो आज के इस क्लास के अंदर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से एक
जो मैंने डिस्कस किया है एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जरूर आना है, ध्यान रख लीजिए। ये 4 टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, इनमें से हर बार कोई ना कोई सा पूछा जाता है, या तो उसको पूछ ले, या इसको पूछ ले, या इसको पूछ ले, या इसको, या अब जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यह है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि जब कोई बॉडी घूर्णन गति करती है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, या हम कहें कि अगर बॉडी पर कोई भी बल आघूर्ण काम ना करे या टॉर्क कोई भी काम ना करे तो उसका जो कुल कोणीय संवेग होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि हम कहें कि जो उसका L होगा वो कांस्टेंट होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर उस पर बाहर से कोई भी टॉर्क काम नहीं कर रहा है तो, अगर इस पर टॉर्क कोई काम नहीं कर रहा है तो टॉर्क, अगर नेट टॉर्क इस बॉडी पर 0 है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो कैसा होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ये कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है। यहां से देख सकते हैं कि अगर इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि अगर हमने अभी डेरिवेशन किया टॉ इजिकल टू dl अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू टॉर्क, टॉर्क को 0 कर दो क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम है, तो dl अपॉन dt क्या आ जाएगा, 0। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो वो 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, l यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहां से प्रूव भी कर सकते हो, या हम कर सकते हैं कि इसको L बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आई ओमेगा, क्योंकि L बराबर क्या होता है, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। या हम कर सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 बराबर कांस्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कभी। या हम कहें कि जो कोणीय वेग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है अक्सर। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहाँ पर हम देखते हैं इसका ज़्यादा फायदा, या कहाँ पर ये अप्लाई होता है, उसे समझते हैं कि अगर कोई ओलंपिक में आपने गेम्स देखे होंगे कि वहाँ पर जो गोताखोर होते हैं, है ना, तो वे क्या करते हैं, गेम्स में आपने देखा होगा कि वो बहुत बार, एक बार 2-3 बार उछलेंगे ऊपर को और फिर कलाबादी खाते हुए पानी के अंदर जाते हैं, तो कितनी कलाबादी हवा में खा लेते हैं ना, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम या ज़्यादा कर दें तो उसके कोणीय वेग पर क्या फर्क पड़ेगा। कोणीय वेग होता है एक तरीके से जो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, नंबर ऑफ कितने चक्कर वो 1 सेकंड में लगाता है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको, ये सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है ये, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं ओमेगा। ये है कि 1 सेकंड में वो अपने आप को कितने बार घुमा लेता है, ये घूमने से मतलब होता है। तो जब कोई गोताखोर जब पानी के अंदर कूदता है तो वो अपने शरीर को मोड़ लेता है, देखा होगा कभी, मोड़ लेता है। मोड़ने से क्या होता है कि उसका जड़ता गुण जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ये ओमेगा वहाँ पर बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब ये होगा हवा में ज़्यादा कलाबादी खा लेता है। अगर वो अपने शरीर को ना मोड़े तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम नहीं होगा, तो वो उतने चक्कर नहीं खा पाएगा। तो ये वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो आज की इस क्लास के अंदर ये जो 3-4 टॉपिक करें इनको अच्छे से करना, बिल्कुल